उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार और इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड IIML की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित ट्रेड शो 29 सितंबर तक चलेगा। इसमें उत्तर प्रदेश के स्थानीय उद्योगों पर विशेष ध्यान देते हुए विविध प्रकार के व्यापार और सांस्कृतिक प्रदर्शन किए जाएंगे। माननीय मंत्री श्री जगदीप धनखड़ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के अभियान में उत्तर प्रदेश भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ करके आज ग्रोथ इंजन के रूप में दिखाई दे रहा है। ये वही यूपी है जो आज से 7 वर्ष पहले देश के विकास का बैरियर माना जाता था। आज यह देश के विकास का एक ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जा रहा है। इसमें MSME सेक्टर की एक बड़ी भूमिका है और हम लोगों को इस बारे में जरूर ध्यान में रखना होगा कि कोई भी बड़ा औद्योगिक निवेश बिना MSME बेस के आगे नहीं बढ़ सकता। और ये सौभाग्य का अवसर है कि उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा MSME का बेस मौजूद है जिस पर हम कार्य कर रहे हैं। इसके लिए अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने शासन स्तर पर भारत सरकार के साथ मिलकर के आगे बढ़ाए हैं। उसका परिणाम आज हम सबके सामने है। MSME यूनिट के लिए जो भी यूनिट यूपी के अंदर है उससे जुड़े उद्यमी के लिए हम लोगों ने मात्र रजिस्ट्रेशन पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है और अगर किसी भी आपदा का शिकार वह यूनिट होती है तो उसे 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता हम उन्हें राज्य शासन की तरफ से उन्हें बीमा के रूप में उपलब्ध करवाते हैं। प्रदेश के अंदर फ्लैटेड फैक्ट्री का मामला हो या निजी क्षेत्र में प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के निर्माण की कार्रवाई, ये तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना की सफलता के साथ ही आज देश के अंदर सर्वाधिक GI टैग यूपी के पास 75 GI टैग यूपी के पास मौजूद हैं, जिसके माध्यम से हम लोग यूपी के प्रत्येक प्रोडक्ट को जो उत्तर प्रदेश के अंदर था लेकिन प्रोत्साहन के भाव में दम तोड़ रहा था, आज उसे आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग सेक्टर में जो कार्य हुए हैं, जो प्रोडक्शन यूपी का है, उन सबको भी शोकेस करने का एक अवसर या इंटरनेशनल ट्रेड शो उपलब्ध करा रहा है। गत वर्ष पहला ट्रेड शो जब यहां पर संपन्न हुआ था 21 सितंबर से लेकर 25 सितंबर 2023 में, उस समय भी दुनिया ने, देश ने इसे आकर्षण का केंद्र बिंदु बनाया था। पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो के समारोह का उद्घाटन भारत गणराज्य की आदरणीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इसके द्वितीय संस्करण का आज उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में जिनके कर कमलों से यह कार्यक्रम आज शुभारंभ हो रहा है, यह आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से आज यहां पे शुभारंभ हो रहा है। अगले 5 दिनों तक यहां पे G2G, G2B और अनेक प्रकार के वे कार्यक्रम होंगे जो न केवल उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को बल्कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता के विभिन्न पक्षों को भी प्रदर्शित करने का एक उचित फोरम के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को, उत्तर प्रदेश के अलग अलग सेक्टर में कार्य करने वाले उद्यमियों को भी अपने आप को दुनिया के सामने वैश्विक मंच पर अपने प्रोडक्ट को
प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होगा। आज उत्तर प्रदेश, जैसा कि मैंने कहा आपको, कि न केवल एमएसएमई के अपने बेहतरीन बेस के लिए जाना जा रहा है, बल्कि अपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जा रहा है। मौजूदा समय में हमारे पास 7 एक्सप्रेसवे पूरी तरह कार्य कर रहे हैं। 6 एक्सप्रेसवे पे वर्तमान में हम लोग कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में 11 एयरपोर्ट हमारे कार्यरत हैं और 10 एयरपोर्ट पर हम लोग वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जिसमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील हैं और देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसी जनपद में, जेवर में बनकर के तैयार हो रहा है और इस वर्ष के अंत तक हम उसे बनाने का लक्ष्य रखते हैं। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे भी इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए बन रहा है। इस वर्ष के अंत तक, दिसंबर 2024 में, प्रयागराज महाकुंभ 2025 के पूर्व इसको भी हम क्रियाशील करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयासरत हैं। आज प्रदेश में सड़क का और रेल का देश का सबसे बेहतरीन नेटवर्क हमारे पास मौजूद है। उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ कानून व्यवस्था के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर स्किल मैन पावर और अनस्किल मैन पावर, यह देश का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बनकर के उभरा है। 2 करोड़ युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए भी आज उत्तर प्रदेश ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के माध्यम से हम तकनीकी रूप से उन्हें सक्षम बनाने के लिए 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने और उन्हें तकनीकी रूप से डिजिटली उन्हें सक्षम बनाने के दिशा में राज्य सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह अगले 5 दिनों तक चलने वाला यह इंटरनेशनल ट्रेड शो अपने प्रथम संस्करण की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को, उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विशेषता को और सामाजिक विविधता को वैश्विक मंच तक प्रस्तुत करने में सफल होगा। मुझे प्रसन्नता है कि 2500 से अधिक एग्जीबिटर्स इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और अब तक 350 से अधिक फॉरेन बायर्स इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित हो चुके हैं। इस अवसर पर पार्टनर कंट्री के रूप में वियतनाम को भी मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस पूरे समारोह में सहभागी बनकर के एक पार्टनर कंट्री के रूप में उत्तर प्रदेश को अपना योगदान दे रहे हैं। एक बार फिर से मैं आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे देश के भारत गणराज्य के आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री जीतन राम मांझी जी का और सभी अन्य सम्मानित अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि यह यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो प्रथम संस्करण के तर्ज पर एक नई ऊंचाई तक पहुंच करके उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में सफल होगा। पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो ग्रेटर नोएडा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। यहां पर 29 सितंबर तक ये ट्रेड शो चलने वाला है। इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा ये संस्करण है जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद हैं। और इस वक्त बड़ी खबर है रायबरेली से। नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने यहां पर धरना दिया है। आउटसोर्सिंग से नियुक्त सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया है। समय से मानदेय न मिलने पर आक्रोश जताया है। शहर स्थित जल निगम में जमकर नारेबाजी की है।
तो यहाँ पर नारेबाजी जारी है, आक्रोश जताया है, समय पर मानदेय न मिलने की ये नाराजगी है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर तमाम जो सफाई कर्मी हैं वो एकजुट हो गए हैं और आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन सफाई कर्मियों को नियुक्त किया गया था, लेकिन समय से मानदेय नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो नाराज हैं और यहाँ पर जमकर नारेबाजी की है। जो जल निगम है उसके बाहर सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। आउटसोर्स से नियुक्त तमाम सफाई कर्मचारी हैं जिन्होंने यहाँ पर अब प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इनकी नाराजगी है कि समय पर इनको मानदेय नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आउटसोर्सिंग से नियुक्त सफाई कर्मियों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा हुआ है और यहां पर समय से मानदेय न मिलने के चलते नाराजगी है। ये धरना इसलिए दिया गया है कि यहाँ आज दूसरा महीना बीतने को आया है और हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो कि नगर पालिका परिषद के रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, सबसे ज़्यादा काम यही करते हैं और इनको 2-2 महीने बीतने वाला है, इनको वेतन नहीं दिया जाता। एक तो बहुत कम मानदेय दिया जाता है, जो शासन के आदेश हैं उसके अनुरूप मानदेय नहीं दिया जाता है, जो शासन के अनुरूप इनको सुविधाएं मिलती हैं वो नहीं दी जा रही हैं, इनका ईपीएफ नहीं जमा हो रहा है, ईएसआई कार्ड नहीं बना है और न जाने जो भी सुविधाएं शासन द्वारा प्रदत्त की गई वो सारी सुविधाएं नहीं दी जा रही। इसके चलते ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता असद खान फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। असद, इस वक्त क्या ये प्रदर्शन लगातार अभी भी जारी है और यहाँ पर इन आउटसोर्स कर्मियों से किसी ने बातचीत करने की कोशिश की है? लगातार नगर पालिका में जिस तरह से आए दिन जो बवाल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल ही एक बोर्ड बैठक थी और बोर्ड बैठक के दौरान अध्यक्ष और सभासद ने कहीं न कहीं जो अधिशासी अभियंता है उनका बहिष्कार किया है और दोनों का तालमेल न मिल पाने से कहीं न कहीं जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं और जो नगरवासी हैं वो उसका दंश जरूर झेल रहे हैं, जिसके लिए जिलाधिकारी से बात भी की गई है, लेकिन जिलाधिकारी ने इस पर ये बताया है कि हाँ, अध्यक्ष और ईओ से बात की जा रही है और जैसा भी उनके बीच में जो मतभेद आ रहे हैं उसको तो सही करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि किस तरह से इन लोगों का तालमेल पहले मिल पाता है और फिर जो कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं इनका निदान किस तरह से नगर पालिका करेगी। बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यवस्थाएं भी चरमरा जाएंगी। बिल्कुल ठीक आपने। असद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त बड़ी खबर बागपत से है। थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल हुआ है। होटल में थूक लगाकर युवक रोटी सेक रहा है। ग्राहक ने वीडियो बनाकर वायरल किया है। पुलिस ने मामले का संज्ञान ले लिया। वीडियो के आधार पर जांच शुरू की गई है। टटीरी कस्बे के स्थित एक होटल में ये पूरा मामला है, जहां का ये वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर थूक लगाकर युवक रोटी सेकते हुए दिखाई दे रहा है। ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप भी देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर थूक लगाकर रोटी सेकने का, रोटी बनाने का ये वीडियो अब वायरल है। इसमें देखना हुआ कि किस तरीके से अब आगे इस पर कार्रवाई होगी। तो बागपत से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर होटल में थूक लगाकर युवक रोटी सेक रहा है और जो ग्राहक था उसने ये वीडियो बनाया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से वीडियो बनाया गया और उसके बाद वीडियो दिया गया है पुलिस को। पुलिस ने मामले का संज्ञान ले लिया है और जाँच शुरू कर दी है। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता हैदर मलिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हैदर, ये जो वीडियो वायरल हुआ है और जिस तरीके का यहाँ पर ये कृत्य किया जा रहा है, पुलिस का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ युवक से अभी पूछताछ हो पाई है? देखिए, वीडियो है ये बागपत के टटीरी कस्बे का ये वीडियो है, जहां पर एक चिकन कॉर्नर का जो है होटल पर जो एक व्यक्ति जो है रोटी पर 1 मिनट तक लगातार वीडियो है जो वायरल हुआ है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है, इस 1 मिनट के वीडियो में करीब युवक 3 बार रोटी पर थूकता है और उससे रोटी बनाकर पका रहा है। जिसके बाद जो वहाँ पर खाना खाने के लिए जो एक व्यक्ति गया था उसने वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर उसने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल होने के बाद
पुलिस हरकत में आई और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। हालांकि पुलिस ने अभी इस मामले में युवक को हिरासत में ले ली, लेकिन पुलिस जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कर रही है। फिलहाल लगातार बागपत में ये तीसरा वीडियो अभी तक सामने आया है। इससे पहले भी पुलिस 2 युवकों को जेल भेज चुकी है, लेकिन फिलहाल अभी इस युवक की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और फिलहाल पुलिस जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कर रही है। बिल्कुल ठीक है आपने हैदर, वीडियो में तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हैं। अब पुलिस क्या कार्रवाई करेगी ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है, क्योंकि मोदी लहर में भी ये सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। इस सीट पर सोलंकी परिवार 30 साल से काबिज है। ऐसे में बीजेपी पूरे दमखम के साथ जीत की तैयारी में जुट चुकी है। इसी क्रम में मत्स्य पालन और पंचायती राज मंत्री एसपी बघेल ने बीजेपी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। इसी को लेकर एचएनएन संवाददाता इब्ने हसन जैदी ने केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल से खास बातचीत की। मत्स्य पालन और पंचायती राज मंत्री एसपी बघेल जी यहाँ पर हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज कानपुर आए और सर कानपुर आने के बाद सर जिस तरीके से बात की जाए अगर राहुल गांधी की, तो सर राहुल गांधी जिस तरीके से आरक्षण मुद्दे को लेकर और अभी कश्मीर में वोटिंग भी हो रही है सर, वहाँ पे भी कह रहे हैं कि हमको वोट दो जिससे भाजपा का चक्रव्यूह टूटेगा, तो कैसे देखते हैं सर? ये राहुल गांधी का एक झूठ से भरा हुआ बयान है। कश्मीर में अब कोई 370 को वापस नहीं ला सकता, 35A को वापस नहीं ला सकता है, और जहाँ वहाँ की माइनॉरिटी को माइनॉरिटी हिंदू माइनॉरिटी को, शेड्यूल कास्ट को जो आरक्षण मिला है, अब उसको राहुल गांधी या कोई भी हो कभी हटा ही नहीं सकते। ये जो सिद्धांत, ये जो उनका गठबंधन है वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से, तो चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि कोई राजा बहुत लोकप्रिय होगा तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ संधियाँ हुआ करेंगी। ऐसी ही दुर्लभ संधि सिद्धांतहीन और कार्यक्रम विहीन हो रहे हैं। सर, कानपुर से आपका गहरा नाता रहा है और सर कानपुर में सीसामऊ विधानसभा सीट पे उपचुनाव होने 10 विधानसभा के उत्तर प्रदेश में होने हैं सर, तो कानपुर की जो आपकी सीसामऊ सीट है वो चाहे जितनी भी लहर रही हो, और इससे पहले भी सर अमित शाह जी भी आए थे, इस पे सीट पे प्रचार करके गए थे, उसके बावजूद भी हार गई, तो अब की आप इसको किस तरीके से निकले? केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से इस विधानसभा को भी जीत लेंगे। सर, इससे पहले भी काफ़ी बात हुई है और यहाँ तक कि आपकी जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, मोदी जी की योजनाएं चल रही हैं, अगर उसके जितने लाभार्थी हैं वो लाभ ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आप यहाँ हारते चले आ रहे हैं। वो आंसर अधूरा रह गया, क्योंकि चुनाव में मैंने बनाया था कि राज्य सरकार के लाभार्थी केंद्र सरकार के लाभार्थी यदि अपने परिवार सहित वोट डाल दें और इस देश में जातवाद और गोत्रवाद ना होता और अपनी जात के नेताओं के पीछे खूंटे की तरह बंधे हुए लोग ना हों, तो 80 की 80 सीटें लोकसभा की यूपी जीतती और 403 सीटें जीते। एक बार रिपीट कर दूं, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी, राज्य सरकार के लाभार्थी परिवार सहित वोट डाल दें तो सब जीत जाएं। लेकिन वह कहाँ मटक जाते हैं? यदि इस देश में जातवाद ना होता, धर्मवाद ना होता और अपनी अपनी बिरादरी के नेताओं के खूंटे से बंधे हुए लोग ना होते और लाभार्थी वोट दे दें, तो बीजेपी इस विधानसभा को भी जीत जाएगी, सीसामऊ को। तो सर, आपकी उम्मीद है आपको? आता है समझ में, धीरे धीरे आता है। लोग, हम भी गलतियां करके सीखते हैं और मतदाता भी पुनर्विचार करता है। हाँ, देखिए, ये थे हमारे साथ एसपी बघेल जी, जो कह रहे थे कि अगर राज्य सरकार के लाभार्थी और केंद्र सरकार के लाभार्थी अगर अपने परिवार सहित जो है वो भाजपा को वोट दे दे तो भाजपा पूर्ण बहुमत से हर जगह सरकार बनाती रहेगी, क्योंकि तमाम योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी की चल रही हैं, लोग लाभ भी ले रहे हैं, मगर उसके बाद भी वोट नहीं देते हैं। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, एचएनएन न्यूज़, कानपुर। बरेली के आंवला तहसील में डकैती डालने आए बदमाशों ने सराफा व्यापारी को गोली मार दी, जहां घायल व्यापारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद से व्यापारियों में आक्रोश है। घटना के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद किया है। साथ ही पुलिस पर घटना के खुलासे के लिए कोई कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया।
इसके दौरान इनके पड़ोसी श्री श्रीकांत पाटिल के द्वारा इसका विरोध प्रकट किया गया। जो अज्ञात चोर थे उनके द्वारा इनके ऊपर फायरिंग की गई जो इनके पेट में लगी। इनको 20 तारीख को ही उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया जहां इनको ऑपरेट किया गया। कल 24 तारीख देर रात्रि इनकी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान डेथ हो गई। रात्रि में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया गया है। 20 सितंबर की इस घटना में मेरे द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया है। सीसीटीवी फुटेज 2 टीमों के द्वारा लगातार खंगाली जा रही है। हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण लीड्स इसमें मिली हैं। इसके साथ साथ एसओजी टीम और सर्विलांस टीम को भी घटना के अनावरण के लिए लगाया गया है। कुछ संदिग्धों के फोटो पुलिस को प्राप्त हुए हैं। जल्दी ही शिनाख्त करते हुए जितने भी अभियुक्त इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और इस घटना का संपूर्ण